Hello everyone, good morning all of you. Today we can learn about class 10th मैथमेटिक्स। प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज ये हमारा पहला वीडियो है और हम लोग शुरू से कक्षा 10 का मैथमेटिक्स यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो आपको बोर्ड पे दिख रहा है चैप्टर हमने एकदम शुरू से रखा है। पहला चैप्टर इसमें वास्तविक संख्याएं हैं, रियल नंबर। तो रियल नंबर क्या है, इस पे आधारित कौन कौन सी वो सभी संख्याएं हैं, पहले उन सभी संख्याओं के बारे में हम लोग थोड़ा सा ब्रीफली इंट्रोडक्शन कर लें। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे प्राकृतिक संख्या है रियल नंबर। और ये रियल नंबर होता क्या है, तो वे सभी संख्याएं जो गिनने में प्रयोग होती हैं, उन सभी संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे अगर हम लोग इसे एग्जाम्पल के माध्यम से देखें तो जैसे 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट, अर्थात एक से लेकर के अनंत तक वो सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। फिर पूर्ण संख्या, होल नंबर। तो ये पूर्ण संख्या क्या होती है, अगर हम लोग प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को भी इंक्लूड कर लें, अर्थात जीरो से हम लोग काउंट करें, 0 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इनफाइनाइट, तो वे सभी संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। फिर ये सम संख्या, तो जो संख्या 2 से विभाजित हो जाती है उसे हम लोग सम संख्या कहते हैं। इवेन नंबर, सम संख्या, जैसे 2 4 6 8 10 डॉट 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 इनफाइनाइट। विषम संख्या, ऑड नंबर। ये विषम संख्या क्या है, जो संख्या 2 से विभाजित नहीं होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1 3 5 7 9 11 13 15 17, ये सभी संख्याएं क्या हैं, विषम संख्याएं हैं। फिर यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा भाज्य संख्या, ऋण संख्या और संयुक्त संख्या, और इसका इंग्लिश है प्राइम नंबर। तो प्यारे बच्चों, ये सभी संख्याएं एक ही हैं और इन सबका अलग अलग नाम है। अभाज्य संख्या वही संख्या है, ऋण संख्या भी अभाज्य संख्या है और असंयुक्त संख्या भी अभाज्य संख्या ही है। तो ये अभाज्य संख्या क्या होती है, तो इसको हम लोग जब अभाज्य संख्या को बोलते हैं तो इसमें हम लोग बोलेंगे कि एक से बड़ी वे सभी संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा किसी दूसरे से विभाजित न हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे। सबसे छोटी अभाज्य सम संख्या जो होती है वो 2 होती है, क्योंकि हम लोग अभी डिफिनेशन बोले हैं कि एक से बड़ी वे सभी संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा किसी दूसरे से विभाजित नहीं होती हैं, तो वे सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती है, प्राइम नंबर। तो सबसे छोटी जो प्राइम नंबर होती है इवेन में वह 2 होती है, अर्थात सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 होती है। यौगिक संख्या, कंपाउंड नंबर, ये आपके सामने एक नया नाम आ गया होगा यहाँ पर, यौगिक संख्या। तो आप यौगिक संख्या को भी समझ लें। यौगिक संख्या क्या होती है, जो संख्या स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, यौगिक संख्या कहते हैं। जो संख्या, इसी को हम लोग भाज्य संख्या भी कहते हैं। यौगिक संख्या और भाज्य संख्या ये दोनों एक ही होती है। तो जो संख्या स्वयं और एक के अलावा किसी दूसरे से विभाजित हो जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं, यौगिक संख्या कहते हैं। इसके बाद नंबर आता है जुड़वा अभाज्य संख्या का, ट्विंस प्राइम नंबर, जुड़वा अभाज्य संख्या। तो ये जुड़वा अभाज्य संख्या क्या है, ऐसी 2 अभाज्य संख्याएं जिनके बीच 2 का अंतर होता है, जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 11 13 17 19 3 5 41 43। तो ऐसी 2 अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर 2 होता है उसे हम लोग जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं, ट्विंस प्राइम नंबर। जुड़वा अभाज्य संख्या, ट्विंस प्राइम नंबर। ये सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या। तो इसके लिए हम लोग क्या बोलेंगे,
तो सअभाज्य संख्या में कोई ये जरूरी नहीं है कि संख्या अभाज्य ही रहे, तो कोई भी दो संख्या हो सकती है जिनके बीच का HCF अर्थात जिनका HCF 1 हो, जिनका मौसा 1 हो, ऐसी दो संख्या है जिनका मौसा 1 हो उसे हम लोग कहते हैं सअभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर। तो इसमें तो जरूरी है कि एक से बड़ी वे सभी संख्याएं, अर्थात हम लोग ये भी कह सकते हैं जुड़वा भाज्य संख्या में क्या ऐसी दो भाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर 2 हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, जुड़वा भाज्य संख्या कहते हैं। सअभाज्य संख्या ऐसी दो संख्याएं जिनका मौसा 1 हो उसे हम लोग सअभाज्य संख्या कहते हैं। सअभाज्य संख्या का एग्जाम्पल आपके सामने मैं रख रहा हूँ। 13, 17, 12, 13, 17, 12, 13। फिर ये संपूर्ण संख्या होती है, ये आपके लिए नया होगा, संपूर्ण संख्या। तो संपूर्ण संख्या क्या होती है, तो यदि कोई संख्या है और उसके सभी भाजकों का योगफल उस संख्या का 2 गुना अगर आ रहा है तो वे संख्याएं क्या होती हैं, संपूर्ण संख्या। जैसे हम बात करते हैं कि एग्जाम्पल 6 लेते हैं, 6 का भाजक 1 है, 2 है, 3 है और 6 है। इसका जब योग करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 12। तो आप देख सकते हैं कि 6 का 2 टाइम है, अर्थात 6 का 2 गुना है। तो अगर कोई संख्या इस प्रकार से है कि उसके सभी भाजक का योगफल उसका अगर 2 गुना आ रहा है तो वह संख्या क्या होगी, संपूर्ण संख्या होगी। थोड़ा सा और अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो पूर्णांक की बात आ जाती है। तो पूर्णांक क्या कहता है, तो आधुनिक बीजगणित के अनुसार पूर्णांक 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है जीरो इंटीजर, फिर होता है पॉजिटिव इंटीजर और एक होता है नेगेटिव इंटीजर। तो ये पॉजिटिव इंटीजर क्या है, ये धन पूर्णांक इसे हम लोग बोलते हैं और शून्य पूर्णांक इसे बोला जाता है, और ये ऋण पूर्णांक है। तो ये ऋण पूर्णांक जो होता है -1, -2, -3, -4 माइनस में होता है। शून्य पूर्णांक को जीरो को हम लोग शून्य पूर्णांक कहते हैं, और धन पूर्णांक +1, +2, +3। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो 1, 2, 3, 4 ... इनफाइनाइट, ये धन पूर्णांक है। जीरो क्या है, शून्य पूर्णांक है। -1, -2, -3, -4, -5 ... इनफाइनाइट, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, ऋण पूर्णांक बोलेंगे। तो प्यारे बच्चों, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा और बहुत आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। पहला क्लास आपका है, बेसिक से एकदम मैंने इसे शुरू किया है कि जो बच्चे अभी नए हैं, जिन्हें कुछ संख्याओं के बारे में बिल्कुल एकदम कुछ पता नहीं है, वे भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं और एकदम शुरू से अध्ययन कर सकते हैं। शुरू से मैं आपको गणित सिखाऊंगा, एकदम जीरो से हाई लेवल तक, अर्थात शून्य से शिखर तक मैं आपको लेके चलूँगा। बस आपका काम क्या है, आप एक रफ और एक कलम लेके प्रत्येक दिन हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएं और जो भी मैं बता रहा हूँ उसे आप लिखते रहें। जल्द ही आपका पूरा सिलेबस मैं समाप्त कर दूँगा। फिर हम लोग देखते हैं परिमेय संख्या, रेशनल नंबर क्या है। तो परिमेय संख्या तो वे सभी संख्याएं जिसे हम लोग p/q के रूप में व्यक्त करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, रेशनल नंबर करते हैं। लेकिन रेशनल नंबर के लिए ज़रूरी है कि p और q इंटीजर होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, और q को शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए, अर्थात जो हर है उसे 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और p और q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। तो ये क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। परिमेय संख्या को हमेशा अंश और हर के रूप में लिखा जा सकता है। अपरिमेय संख्या क्या है, जिसे अंश और हर के रूप में न व्यक्त किया जा सके उसे हम लोग क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। एक संख्या आपके सामने मैंने यहाँ पे नया प्रस्तुत किया है, रामनुजन संख्या। ये रामनुजन संख्या क्या होती है, तो प्यारे बच्चों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि वह संख्या जिसको 2 घनों के योग के रूप में लिखा जा सके उसे हम लोग क्या कहते हैं, रामनुजन संख्या कहते हैं। वह संख्या जिसे 2 घनों के योग के रूप में लिखा जा सके उसे हम लोग क्या कहते हैं, रामनुजन संख्या कहते हैं। जैसे 1729 हो गया एग्जाम्पल। 1729 अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, ये रामनुजन संख्या है, तो आप देख सकते हैं 10 का क्यूब प्लस 1000 होगा,
और यहाँ पर हो जाएगा 9 का क्यूब। 9 का क्यूब कितना होगा? 729। तो दोनों ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा आपको? मिल जाएगा ना 1729। इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 10 नहीं 12 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब। तो 12 का क्यूब जब हम लोग करेंगे तो 1728 और 1 का क्यूब 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा। तो 1729 को आप याद रखिएगा। ये जो 1729 है इसे हम लोग रामनुजम संख्या कहते हैं। तो एक बार मैं फिर से आपको बता देना चाहता हूँ कि जो रामनुजम संख्या होती है, ऐसी संख्या जिसे दो घनों के योग के रूप में लिखा जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं? रामनुजम संख्या कहते हैं। इसके बाद मैं यहाँ पे इमेजिनरी नंबर लिखा हूँ, काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या क्या होती है? तो आपको मैं बता दूं कि इस तरीके से जो संख्या लिखी जाती है रूट के अंदर, ये सभी क्या है? ये काल्पनिक संख्याएं होती हैं। रूट के अंदर जो निगेटिव फॉर्म में जो नंबर लिखे जाते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? काल्पनिक नंबर कहते हैं, अर्थात इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या है। फिर वास्तविक संख्या क्या होती है? तो सभी काल्पनिक संख्याएं, सभी परिमेय संख्याएं और सभी अपरिमेय संख्याएं को मिला करके क्या बनता है? वास्तविक संख्या बनता है। तो वास्तविक संख्या में ये सब आ जाता है। वास्तविक संख्या का अगर मैं एग्जाम्पल दूं तो 2/3 भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, और रूट में 5 भी हो जाएगा, -3/2, ये सभी संख्याएं, 0 भी आ जाएगा उसमें। ये सभी संख्याएं क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो ये कुछ संख्याओं के बारे में मेरा आपसे परिचय हुआ, और एक बार इसे फिर से आप अच्छे तरीके से देख लेंगे, लिख लेंगे, और इसी के साथ हम लोग अब सीधे चैप्टर पे चलते हैं। तो चैप्टर पे हम लोग चलते हैं। तो हम लोग चैप्टर पे आते हैं, और चैप्टर में मैं आपको एंट्री करने से पहले मैं आपको कुछ और थोड़ा सा 2 मिनट बेसिक जानकारी बता देता हूँ। देखिए प्यारे बच्चों, हम लोग पहले भाग को ऐसे पढ़ते थे। यहाँ पे जो रहता था इसे हम लोग भाजक कहते थे, और यहाँ जो बीच में रहता था ये भाज्य होता था, और जो ऊपर रहता था वो भागफल, और जो नीचे आता था वो शेषफल होता था। तो ये प्रोसेस जो था, ये भाज्य निकालने का, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस क्या होता था? शेषफल होता था। ये फार्मूला होता था भाज्य निकालने का। तो इसी को अगर हम लोग यहाँ पे B नाम दे दें, और इसे A नाम दे दें, और इसे Q नाम दे दें, और इसे R नाम दे दें, तो यही हमारा फार्मूला क्या बन जाता है? B = AQ + R। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये जो R होता है ये हमेशा 0 और A के बीच में होता है। मीन्स ये जो हमेशा जो R होगा, ये जो रिमाइंडर होगा, यह भाजक और मतलब ये जो होगा भाजक से छोटा होगा और 0 से क्या होगा? बड़ा होगा। तो जो शेषफल होगा मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, भाजक से छोटा तथा 0 से बड़ा। देखिए 0 से बड़ा तो रहेगा ही, 0 भी हो सकता है, मैं यहाँ लिखा हूँ ना, इक्वल भी हो सकता है 0 के, और 0 से बड़ा भी हो सकता है। तो 0 से बड़ा भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, और भाजक से छोटा होगा, क्योंकि भाजक के अगर बराबर हो जाएगा तब तो भाग हमारा चला जाएगा। तो भाग चला जाएगा तो कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। इसीलिए हमने कहा है जो शेषफल यहाँ नीचे आता है वो हमेशा 0 से बड़ा होगा और भाजक से छोटा होगा। तो B = AQ + R, इसी को हम लोग यूक्लिड डिवीजन लीमा कहते हैं। यूक्लिड डिवीजन लीमा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कोई नई चीज़ नहीं है, जो हम लोग पहले पढ़ते थे। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल,
प्राचीन काल से जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, उसी को यूक्लिड नाम दे दीजिए b इक्वल टू ए क्यू प्लस आर, और इसी को नाम दे दीजिए यूक्लिड डिवीजन लेमा, और इसमें बता दिए कि ये जो रिमाइंडर होता है ये 0 से बड़ा और a से छोटा होता है। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है। तो अब हम लोग एक्सरसाइज 1A पे आते हैं। एक्सरसाइज 1A बोल रहा है, मैं आपके सामने 3 क्वेश्चन लिख रहा हूँ, 135 एंड 225। बी आपके सामने 196 एंड 38220। सी जो क्वेश्चन है वो सी क्वेश्चन है 867 एंड 225। तो हम लोग फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में आप देख रहे हैं कि 225 इज ग्रेटर देन 135, अर्थात जो 225 है वो 225 क्या है, 225 बड़ा है, 135 क्या है, छोटा है। तो यहाँ भाज्य का काम कौन करेगा, भाज्य हम लोग किसको मानेंगे। मैं एक बार यहाँ फार्मूला लिख देता हूँ आपके सामने, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल लन शेषफल। तो हम लोग भाज्य की जगह जो है लिख लेंगे 225 और 135 एक बार में जाएगा, तो एक बार में जाएगा तो 135 गुणे 135 घटा लीजिए, यहाँ पर 90 रिमाइंडर बचेगा। फिर आपको क्या करना है, इसको यहाँ पर रिप्लेस कर देना और इसको यहाँ पर रिप्लेस। ये फर्स्ट चरण है, आप यहाँ पर लिख सकते हैं प्रथम चरण। द्वितीय चरण में आपको आप देख सकते हैं ये 135 इधर आ गया, 90 इधर, एक बार में जाएगा, यहाँ 45 आ गया। अब ये रिप्लेस यहाँ हो जाएगा और ये रिप्लेस यहाँ हो जाएगा, तो ये तृतीय चरण हो जाएगा। तो 90 यहाँ आ गया, 45 यहाँ, दो बार में कैंसिल हो जाएगा, यहाँ रिमाइंडर 0। तो जब यहाँ पे 0 आ जाए तो इसको आप लोग HCF बोल देंगे। HCF क्या हुआ, 45, ये आंसर है। तो ये आप सेकंड क्वेश्चन देख सकते हैं, 38,220 इक्वल टू 196 गुणे 195 प्लस 0। अर्थात आप देख रहे हैं 38,220 बड़ा है और 196 इससे छोटा है। तो 196 से हम लोग डिवाइड करने का काम करते हैं, तो 195 बार में चला गया पूरा, यहाँ 0 आ गया। तो जब भी यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो जो 196 है ये आपका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। तो ये फर्स्ट स्टेज में ही आ गया। फिर तीसरा सवाल हम लोग देखते हैं, 867 है, 255 है, तो 255 लेस देन है 867 से, तो 255 मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे तो रिमाइंडर आपको 102 मिलेगा। फिर हम लोग 255 को सेकंड चरण में इधर कर लेंगे, तो 102 इंटू 2 प्लस 51, तो 102 रिप्लेस हो जाएगा 255 के प्लेस पे, और ये 51 रिप्लेस हो जाएगा 102 पे। तो 51 2 जा पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो 51 को आप क्या बोलेंगे, HCF। तो प्रथम क्वेश्चन इस तरीके से समाप्त होता है। तो एक्सरसाइज फर्स्ट ए का यहाँ पर सेकंड सवाल 240 228 है, तो 240 इज ग्रेटर देन 228। तो प्रथम चरण में 240 भाज्य की जगह लिखेंगे, भाजक का काम 228 करेगा, एक बार में जाएगा, 12 यहाँ पे आपका शेषफल आ जाएगा। फिर 228 जो है 240 का स्थान ले लेगा, और ये 12 228 का स्थान ले लेगा। एरो आप देख रहे हैं 19 बार में जाएगा, यहाँ पर 0 आ गया, रिमाइंडर 0, तो HCF कौन हो जाएगा, 12 हो जाएगा। कभी भी यहाँ पे जब भी आप 0 देखें तो यहाँ जो पहले लिखा है वही आपका मौसा हो जाता है। फिर हम लोग इसमें का जो तीसरा सवाल है उसको हम लोग देखते हैं, 92,690, 7,378 और 7,161। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे,
92,690 यहाँ भाज्य की जगह लिख लिया जाएगा। 73, 78, 12 बार में गया है तो 4154 आपका क्या आ गया है, शेषफल आ गया है। फिर ये यहाँ पे आ गया और ये यहाँ पे आ गया, देख सकते हैं एक बार में गया 3224 आपका शेषफल आ गया। फिर स्थान परिवर्तन हो गया, देख रहे हैं ये रो 4154 बराबर 3224 गुणे एक बार में गया 930 आ गया। तो ये 3 चरण तक यहाँ पे कंप्लीट हुआ। चौथा चरण ये है। फिर हमने 3224 को यहाँ लिखा, ये यहाँ पे आ गया, मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ एरो के माध्यम से, और इसका स्थान ये ले लिया, 3 बार में गया है तो फिर कितना आ गया है, 434 आ गया है। तो फिर यहाँ पे स्थान परिवर्तन हो गया, 930, 434 यहाँ पे आ गया, 2 बार में गया 62 आ गया। तो ये 5वां चरण है। और छठा चरण में जाके एक सवाल कंप्लीट हो जाता है। 434 और यहाँ पे 62 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 रिमाइंडर आ जाएगा, इसलिए आपका HCF क्या हो गया, 62 हो गया। फिर हम लोग अगेन हम लोग अब इसको लेते हैं और ये लास्ट हमारा बचा 7161 और जो HCF आया 62, उससे हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले इससे आंसर क्या मिला, 62। अब 62 और इससे देखेंगे तो 115 बार में गया, 31 रिमाइंडर आ गया, तो स्थान परिवर्तन हो गया 62 और 31 गुणे 2 रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ गया। तो इसलिए HCF कितना हो गया, 31 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 अगर हम लोग देखें तो 306 और 1314 है। तो 1314 इज ग्रेटर देन 306। तो आप फर्स्ट स्टेप लिखेंगे 1314 भाज्य की जगह भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो भाजक आपका 306 है क्योंकि उसी से भाग करना है, 4 बार में जाएगा 90 यहाँ पर शेष आ जाएगा। एरो देखिए, एरो क्या कह रहा है, ये यहाँ आ गया और ये यहाँ आ गया। तो 306 90 गुणे 3 बार में 36 आपका शेषफल आ जाता है। फिर 90 यहाँ आ जाएगा और 36 कहाँ आ जाएगा, यहाँ 36 दूना 72, 90 में से 72 जाएगा 18 आपका शेषफल आ गया। फिर 36 को हम लोग यहाँ पे लिख देंगे और 18 गुणे 2 यहाँ पे कितना आ गया, 0। तो जब यहाँ पे 0 आ जाता है तो हमारा मौसा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 18 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 657 963। तो इसमें क्या करना है, वही सेम प्रोसेस है, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा, चौथा और 5वां। 963 बड़ा है तो 657 से भाग करेंगे, एक बार में गया 306 आपका शेषफल आ गया। फिर 657 को हम लोग देखते हैं, 306 गुणे 2 45 आपका शेषफल आ गया। एरो ये बता रहा है कि ये रिप्लेस हुआ है अंक। आप पेपर में ऐसे नहीं लगाएंगे एरो, मैं आपको समझाने के लिए एरो बनाया हूँ, आप पेपर में ऐसे नहीं एरो बनाएंगे। अगर बना देते हैं तब भी वो सही है, उसको काटा नहीं जाएगा। तो 306 45 गुणे 6 आपका 36 क्या आ जाता है, रिमाइंडर शेषफल आ जाता है। और यहाँ पे 45 लिखेंगे और 36 इंटू 1 9 आपका रिमाइंडर आ गया। 36 को अब डिवाइड करना, 9 इंटू 4 0 आ गया रिमाइंडर। तो जब 0 रिमाइंडर आ गया तो आपका आंसर ही आ गया 9 आपका क्या है, HCF। क्वेश्चन नंबर 6 90 144 मौसा निकालना है। 144 बड़ा है तो भाज्य के स्थान पर रहेगा, 90 भाजक गुणे भागफल एक बार में 54 आपका शेषफल आ गया। 90 यहाँ आ जाएगा, 54 यहाँ आ जाएगा, एक बार में 36। अब 54 यहाँ आ गया, 36 इसके स्थान पे आ गया, एक बार में जाएगा 18 शेषफल आ गया। 36 यहाँ आ गया, 18 यहाँ आ गया, 18 दूना 36, 0 आपका शेषफल आ गया। तो जब 0 आपका शेषफल आ गया तो मौसा आपका क्या हो जाएगा, 18। इस तरीके से ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 ये बोल रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 6q + 3 6q + 5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो देखिए ऐसे सवालों में हम लोग क्या करते हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, आप इसे स्टार लगा लीजिए। पेपर में आने की संभावना ऐसे सवालों की ज़्यादा रहती है और बच्चे इसमें ज़्यादा कंफ्यूज भी हो जाते हैं। और ये सवाल बहुत ईजी होते हैं, बहुत कठिन नहीं होते हैं, लेकिन लोग इसे समझ नहीं पाते हैं। तो सबसे पहले ऐसे सवालों में क्या कह रहा है कि दर्शाइए कि 6q + 1 6q + 3 6q + 5 विषम धन पूर्णांक है। तो आप मान लेंगे a कोई धनात्मक पूर्णांक है और b बराबर आप कितना मान लेंगे, 6q हमने इसलिए माना है क्योंकि आपके क्वेश्चन में दिया है 6q + 1 6q + 3 6q + 5 के रूप का, तो इसलिए b आप क्या मानेंगे, 6 मानेंगे। तो यूक्लिड डिवीजन लीमा क्या बोलता है, यूक्लिड एल्गोरिथम थियरी, ये इक्वल टू, मैं आपको पहले बताया था, इक्वल टू BQ + R।
हम लोग यही तो लिखते थे पहले, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ये क्या रहता था, भाज बी, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो वही बात है यहाँ, ए इक्वल टू बी का स्थान कौन कर लिया यहाँ पे, 6q प्लस आर। अगर वही हमें सिद्ध करना रहता कि 5q प्लस 1, 5q प्लस 3, 5q प्लस समथिंग कुछ, तो b वहाँ पे हम लोग कितना लेते, 5 लेते। लेकिन यहाँ पे हमें 6 के रूप में क्वेश्चन बोला है, तो b हम कितना मानेंगे, 6। तो a इक्वल टू 6q प्लस आर। तो जो q का मान होगा वह 0 से बड़ा या 0 के बराबर भी हो सकता है, और जो r का मान होगा 0 से बड़ा और 6 से छोटा होगा। क्योंकि आप यहाँ देख रहे हैं ये 6 है, तो भागफल 6 है, भागफल नहीं, ये भाज्य जो होता है भाजक, भाजक अगर आपका 6 है तो जाहिर सी बात है रिमाइंडर जो होगा 0 और 6 के बीच में ही होगा, रिमाइंडर अर्थात शेषफल। तो अगर आप 6 से कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है शेषफल आपका 0 से बड़ा और 6 से कम ही आएगा। तो वही बात है, तो r का मान 0 से 5 तक हमारा हो सकता है, ऐसी संभावना बनती है। तो a इक्वल टू 6q प्लस आर में हम लोग इसी को रख देंगे, तो हमारा रिजल्ट मिलेगा। जब 0 रखेंगे तो यहाँ देखिए 0 बन के सिर्फ 6q मिलेगा। तो 6q q कुछ भी रहे, जब ये 6 सम है तो उसका मल्टीपल भी सम ही आएगा, अर्थात ये 2 से विभाज्य होगा, अर्थात ये डिविजिबल होगा कितने से, 2 से। ये देख रहे हैं 6q प्लस 1 आ गया। अगर कोई नंबर यहाँ पर सम आ जाता है, कोई भी पूर्णांक रखेंगे यहाँ सम आएगा 6q में, लेकिन 1 जब उसमें ऐड करेंगे तो आपका 8 हो जाएगा, और उस दशा में वो 2 से विभाज्य नहीं होगा। फिर यहाँ पे देख रहे हैं जब ये 1 2 रखेंगे तो ये बन जाएगा, 3 रखेंगे तो ये बन जाएगा, 4 रखेंगे तो ये बन जाएगा, 5 रखेंगे तो जहाँ जहाँ आपका विषम आया है, यहाँ पे आया है, यहाँ पे आया और ये आया है, ये 2 से विभाज्य नहीं है। तो इसलिए इस प्रश्न में हम लोग ये बोल सकते हैं कि a इक्वल टू 6q प्लस 2, 6q प्लस 4 ये समधन पूर्णांक हो सकते हैं, और बाकी जो बच रहे हैं 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 ये सब क्या हो सकते हैं, ये विषमधन पूर्णांक हो सकते हैं। बस यही आपको इस क्वेश्चन में करना, और इसमें कुछ नहीं है, बस यही आपको पूछा है। तो इस तरीके से आप इसे लगा लीजिएगा। फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पहले से मैं सॉल्व कर दिया हूँ। ऐसा मैं क्यों किया हूँ, समय बचत के लिए, लिखने में ज़्यादा समय लगता है। तो एक बार मैं सवाल आपको पढ़ देता हूँ। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। सवाल आप बहुत बारीकी से सुनिएगा। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है, अधिकतम वर्ड बोला है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि सेना की जो टुकड़ी है, पहली टुकड़ी में जवानों की कुल संख्या 616 है और दूसरी टुकड़ी में जवानों की कुल संख्या 32 है, और उसे हमें क्या करना है, समान संख्या वाले स्तंभ में मार्च करना है, यानी स्तंभ की संख्या समान होनी चाहिए। तो स्तंभ की संख्या समान कब होगी, जब इसका हम लोग HCF निकालेंगे। देखिए ये होता है क्षैतिज और ये होता है ऊर्ध्वाधर, इसे हम लोग स्तंभ करते हैं और इसे क्या कहते हैं, ये पंक्ति है। इसे इंग्लिश में हम लोग रो बोलते हैं, और इसे हिंदी में इसे इंग्लिश में रो और इसे कॉलम, स्तंभ और पंक्ति। तो इस तरीके से आप समझें। तो इक्वल हमें करना है तो हमें मोशन निकालना होगा। तो 616 यहाँ लिखेंगे और 32 यहाँ, 19 बार में गया 8 आपका रिमाइंडर आ गया, फिर ये 32 यहाँ आ गया और 8 यहाँ आ गया, 4 बार में गया, यहाँ पर रिमाइंडर आपका कितना आ गया, 0 आ गया। तो जब रिमाइंडर 0 आ गया तो आप 8 को क्या बोल देंगे, आंसर बोल देंगे। क्वेश्चन नंबर 9 आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, पूरा यहाँ पे ऑलरेडी पहले से सॉल्व किया गया है। बिकॉज क्वेश्चन का प्रारूप थोड़ा सा लंबा है, लिखने में समय लगेगा, इसलिए मैंने इन्हें पहले से लिख दिया ताकि आपको अच्छे तरीके से समझा सकूं। क्वेश्चन नंबर 9 में एक बार पढ़ देता हूं, क्या बोल रहा है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दिखाइए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी यम के लिए 3m या 3m+1 के रूप में हो सकता है। तो आपको प्रश्न में दिख गया होगा 3m के रूप में है, 3m
तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, x इक्वल टू यहाँ पे आप क्या मानेंगे, पहले आप 3q लेके चलेंगे, इसलिए क्योंकि हमें प्रश्न यम के रूप में सिद्ध करना है, तो हम लोग x को 3q मानेंगे। तो स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर किया है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप प्रश्न में देख रहे हैं धनात्मक पूर्णांक का वर्ग कहा है, तो x को आप क्या लिए हैं, धनात्मक पूर्णांक लिए हैं, तो x स्क्वायर उसका धनात्मक पूर्णांक क्या हो गया, वर्ग हो गया। तो x को जब आप 3q के बराबर मानेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये मिलेगा 9q स्क्वायर। तो q को हम नाम दे दिए हैं यम मान लिए हैं, तो q स्क्वायर को यम जब मान लिए हैं तो उसके पे 3m हो गया, समीकरण नंबर 1 मान लिए हैं। ऐसे यहाँ पे 3q प्लस 1 के रूप में x को मान लिए हैं, क्योंकि वहाँ प्रश्न में दिख रहा है आपको 3q प्लस 1, तो उसको जब माने हैं तो उसको इस फॉर्म में आना चाहिए, 3m के फॉर्म में, 3m प्लस 1 के फॉर्म में, या 3m या 3m प्लस 1 के फॉर्म में। तो दोनों में से देख लीजिए, स्क्वायर किए हैं, इसका स्क्वायर किए हैं, तो ये आ गया, इसमें और इसमें मैं कॉमन कर लिया हूँ 3, और यहाँ पर 1 मैं लास्ट में लिख दिया हूँ, इसको मैं m मान लिया हूँ, देखिए 3m प्लस 1 के रूप में आ गया। अब ये समीकरण 1 नंबर हम बना देते हैं और ये समीकरण 2 नंबर। तो समीकरण 1 और 2 से x स्क्वायर को किसके रूप में लिखा जा सकता है, 3m या 3m प्लस 1 के रूप में। बच्चों ये क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, मैं पहले ही बता दिया हूँ, बस आपको प्रश्न समझना है, जैसे प्रश्न दिया है उसी के अकॉर्डिंग हमें चलना है। ये 3q प्लस 1 को इसके रूप में लिखना है, तो आप इसी तरीके से, स्क्वायर बोला है तो स्क्वायर करके लाइएगा। इस प्रश्न में आपको घन बोला है तो घन के रूप में लाइए। देखिए ये प्रश्न मैं एक बार आप फिर से पढ़ देता हूँ। ये बोला है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दिखाइए कि धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप में आएगा। तो मैं पहले बता देता हूँ, ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पेपर में आने की संभावना बनती है, दोनों एक ही जैसे हैं। फर्क ये है, इसमें स्क्वायर बोला है, इसमें घन बोला है। वही काम आप करेंगे, सेम लॉजिक लेके चलेंगे, x इक्वल टू 3q, दोनों तरफ घन करेंगे तो ये मिलेगा, इसको आप m मान लीजिए, तो देखिए 9m फर्स्ट इक्वेशन आ गया, जैसे उसमें 3m आया था, स्क्वायर किए थे, इसमें भी आ गया 9m। इसमें आप देख सकते हैं, मैं बात क्वेश्चन एक साथ क्यों लिया हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाए साथ साथ। वहाँ पे स्क्वायर था, स्क्वायर में, और यहाँ पर घन बोला है तो घन के रूप में, इसलिए मैं दोनों क्वेश्चन साथ साथ आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे 3q प्लस 1 दोनों का यहाँ पे घन हुआ, तो इसमें हमने कॉमन एक को बाहर कर दिया, इन तीनों में कॉमन कर लिया, ये बना, और इसको हमने यम नाम, तो 9m प्लस 1। यहाँ भी देख सकते हैं आप 3m प्लस 1 बना था। अब 3q प्लस 2 को हमने लिया है, यहाँ पे है देख सकते हैं, उसमें 2 था, 3q प्लस 1 था, इसमें 3 है, तो 3 बार आप कीजिए, घन कीजिए, यहाँ इसमें कॉमन बना, 8 को बाहर, देखिए 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप में आ गया, तीनों को एक साथ, a प्लस बी का होल क्यूब, जनरल फार्मूला है, क्लास 6, 7 और 8 में पढ़ाया गया होगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3 ए बी कोष्ट में प्लस बी, जनरल ऐसे प्रसार करके मल्टीप्लाई करेंगे, कॉमन लेंगे, 8 को बाहर कर देंगे, इसको आप क्या मान लेंगे, यम, तो ये आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि किसी धनात्मक पूर्णांक के लिए 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का हो सकता है ये सवाल। तो इस तरीके से यहाँ तक समाप्त होता है। तो काफ़ी लंबा वीडियो मैं नहीं करूँगा आज, बस मेरा टारगेट था पहले दिन आधा घंटा, और आधा घंटा से मेरा कोई वीडियो हो भी सकता है 2-4 मिनट आगे पीछे, लेकिन मैं प्रयास करूँगा कि प्रत्येक लेक्चर मेरा आधा घंटा या 35 मिनट का ही रहे, ताकि आपको भी असुविधा ना हो देखने में। और मैं एक बार फिर से आपको कह रहा हूँ कि आपका काम है, जब भी मैं वीडियो आपके सामने लेके आ रहा हूँ तो आप कलम और कापी ले करके बैठिए और मेरे साथ बने रहिए। मैं दावा करता हूँ इस लॉकडाउन में पूरा सिलेबस आपको 2 महीने के अंदर मैं समाप्त कर दूँगा, और भी मेरे वीडियो आने शुरू हो जाएंगे 1-2 दिन में, कक्षा 10 का विज्ञान, और उस पर भी मैं काम करना चालू कर दिया हूँ। वो 2 हफ्ते में पूरा साइंस में समाप्त कर दूँगा, इसी लेक्चर के साथ, ऐसे ही 30-35 मिनट में पढ़ा के। तो आपका काम है, आपका दायित्व है, हमारे साथ प्रत्येक दिन आप बने रहें, तो बहुत अच्छे तरीके से आपको पूरा का पूरा मैं 0 से शिखर तक लेके चल सकता हूँ। अगर आप बीच में वीडियो छोड़ देते हैं, नहीं देखते हैं, तो आपके लिए असुविधा हो जाएगी। तो एक बार फिर से मैं आपसे बता रहा हूँ कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, कहीं कोई त्रुटि हो, तो कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ पे लिखिए कि सर हमको ये नहीं समझ में आया, थोड़ा सा इसे और ब्रीफली आप बताने का प्रयास करें, तो मैं
अपनी गलतियों में सुधार करने का प्रयास करूँगा। जहाँ तक मेरा समझ है, मैं काफ़ी अच्छे तरीके से आपको समझाया हूँ। और वीडियो अगर आप लाइक करते हैं तो मुझे ज़्यादा मोटिवेट होने का चांस मिलता है, तो मैं और उसमें अच्छा करने का प्रयास करूँगा। तो नमस्कार बच्चों, मैं आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। जय हिंद।